तो बच्चों लास्ट क्लास में तुम ग्रेविटेशन में फील्ड इंटेंसिटी सीख गए थे। 2 मिनट का रिविजन कर लें। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट मास अगर यहां निकालना है, पॉइंट मास का फील्ड इंटेंसिटी Gm/r² होता है। यूनिफॉर्म रिंग रेडियस r, सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी 0 है और एक्सिस पे यहां निकालते हो ये फॉर्मूला बनकर आता है। फिर इसके बाद आपने शेल लिया था, शेल पे डिस्कशन अपना सवाल करा के एंड हो गया था। शेल है ये, शेल मास m, रेडियस r, फील्ड r is from center, और अगर पॉइंट बाहर है तो ये फॉर्मूले वापस लिख लो। इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं E वर्सेस डिस्टेंस का। ये पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यहां से लेके सरफेस तक 0 है, सरफेस तक रेडियस तक तो 0 है, और फिर उसके बाद यहां से शुरू होके ऐसे कम होने लगता है। क्या हुआ? बना लो। अंदर फील्ड की वैल्यू 0 है और बाहर का ये फॉर्मूला बता ही दिया था। डेरिवेशन इसका है नहीं। एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा इस पर। वन क्वेश्चन आई टेक रिविजन। इसका मास 2m, रेडियस r, इस शेल का मास m, रेडियस 2r। जो पढ़ा दूंगा उसी से पूरा मेंस और पूरा नीट हो जाएगा, और वही कॉन्सेप्ट एडवांस के हैं। आज मैंने 12th क्लास के बच्चों के साथ मेंस का एक पेपर डिस्कस किया था। 25 क्वेश्चन में से केवल एक ही क्वेश्चन था जो नहीं बना, 24 पूरे के पूरे बन गए थे। ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। बस मेरा पढ़ाया हुआ मेरी किताब कर लो, कुछ जरूरत नहीं उसके अलावा। ये शेल 2 है, 2m इसका मास है, इसका रेडियस r, इस शेल का मास m, रेडियस 2r। तो अगर मैं पहले फील्ड निकालने की बात करता हूं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कहीं यहां पर है। ये पॉइंट बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। ये पॉइंट दोनों शेल्स के अंदर है, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। ये पॉइंट अभी इस शेल के अंदर है, तो इसके कारण से 0 है, केवल इसके कारण से होगा। और एक्चुअल दूरी नीचे लिख दी जाएगी ऐसे करके, ये लिख दी जाएगी r। और अगर पॉइंट आपके दोनों शेल के बाहर है तो टोटल मास लेके सॉल्व कर दिया जाएगा। लिख लो।
लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। लिख लिया? आगे बढ़िए, अभी तो हो गया। लिख लिया ना? हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। अब हेडिंग डालो। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड बॉल। ये पूरी सॉलिड बॉल है, मास m रेडियस r। मास m रेडियस r, यूनिफॉर्म सॉलिड बॉल ऑफ मास m रेडियस r। ठीक है। अब सबसे पहले अगर कोई पॉइंट बाहर ले रहा हूं तो अभी कुछ मत करो, ये आप इसमें जितने भी थिन थिन शेल्स हैं ये पॉइंट सबके बाहर आ गया तो ये फील्ड हो जाएगी। तो सिंपल हो गया ना भाई। आप मान लो थिन थिन शेल्स हैं बहुत सारे, ये पॉइंट सबके बाहर है तो ये फील्ड होगी। अब जो मेन बात है वो अंदर की है, मतलब कहीं यहां निकालना है, यहां निकालना है फील्ड, अंदर है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं जितना ये वाला पार्ट है, ये वाला जितना भी ये बाहर का पार्ट है, जितना भी ये वाला पार्ट होगा, इस पार्ट के तो वो पॉइंट अंदर है, तो ये वाला पार्ट के कारण से यहाँ फील्ड 0 होगा। इस वाले जितना भी ये बाहर का पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट है इसका जो भी मास होगा, जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर का, लेट से उसका मास m है, छोटा m। तो इस पार्ट के कारण से अगर मैं यहाँ फील्ड निकालूंगा तो g स्मॉल m बाय r स्क्वायर। m is mass of ball of रेडियस r, मतलब इसके अंदर का मास। तो वो कैसे निकलेगा? पूरी बॉल का जो मास है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी। हाँ सर सही तो बोल रहे हो। तो जो छोटा मास होगा वो इसके प्रोपोर्शनल है। तो छोटा m, अब उसको उसमें डाल दो। r क्यूब r, ये फील्ड की वैल्यू आ गई अंदर। फिर से समझो, फिर से बताता हूँ। पहला पॉइंट बाहर है तो पूरा जितना भी मास है उसके लिए तो ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर दूसरे केस में पॉइंट अंदर है, अंदर, तो फिर इतना पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है फील्ड के लिए, ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट इस पूरे मास के अंदर है। तो मैंने इस पार्ट को शेड करके बोला कि चलो इसका मास स्मॉल m मान लेता हूं और इस पॉइंट पे निकालना है तो फील्ड होगा gm बाय r स्क्वायर। m इज मास ऑफ बॉल ऑफ रेडियस r। तो निकाल के रख दिया, लिखो फॉर्म, लिख लो, लिखो। वेरी, इट इज सो सिंपल।
लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लो, फिर मैं थ्योरी बता दूंगा ना, वर्ड्स में लिखवा दूंगा। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। लिखने के बाद बोल दीजिएगा कि हो गया। अरे लिखा कि नहीं? यस सर। उसमें लिखो when the point of observation is outside, थ्योरी लिखो। when the point of observation is outside, when the point of observation is outside, then the field intensity will be due to the total ball, due to the total ball will be due to the total ball of mass capital M. ठीक है, ये बात भी सही है। आगे लिखो when the point of observation is inside, when the point of observation is inside, then only that part of the ball, only that part of the ball which is inside, will develop field. ठीक है, अब फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर ग्राफ बना लेंगे उसका। बाहर गए, ये फॉर्मूला है। अंदर रहे, ये फॉर्मूला है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं E वर्सेस R का, तो जीरो से सरफेस तक जाने पे ये फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, हाँ, जीरो से सरफेस तक जाने में ये फॉर्मूला लगेगा, e की पावर 1 स्मॉल r की पावर 1, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये लगेगा। बना लो। इसमें एक दो कैविटी वाले सवाल हैं जो मैं पहले वीडियो से, मैथ्स वाले बच्चों को पहले वीडियो से बोलूंगा पढ़ने के लिए। आज मैं जब होमवर्क दूंगा तो पहले वीडियो से बोलूंगा, देखें, फिर मैं उनको बाद में समझाऊंगा। एक बार बोलूंगा पहले वीडियो से देख लो। मैं आज जब होमवर्क दूंगा तो उसमें डाल दूंगा कि केवल मैथ्स वाले बच्चों का वीडियो का है, उसके बाद समझाऊंगा।
पहले मैं वीडियो से बोल दूंगा कि इन्हें देख लो, देन बाद में अलग से बता दूंगा। अब ये तो हो गया फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन। पॉइंट मास हो गया, रिंग हो गया, फिर शेल हो गया, सॉलिड बॉल हो गया। अब आगे बढ़ो, हेडिंग डालो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब 12th में आते हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब 12th में आते हैं तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या डेफिनेशन है? पहले केवल डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, gravitational potential at a point, gravitational potential at a point is the amount of work done in moving amount of work done in moving unit mass from infinity to the given point without giving any kinetic energy। लिखो तो फिर बताऊंगा। सपोज यहाँ मासेस रखे हैं, अभी कुछ डायग्राम मत बनाना, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ कुछ मासेस हैं, सिस्टम। अब किसी ने बोला कि पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इंफिनिटी से वर्क जो करना पड़ेगा यूनिट मास को लाने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। वर्क जो करना पड़ेगा किसको, जिसको जो भी लेकर आया, जो भी जिसको कितना, देखो थ्योरेटिकल है। इट इज द, अभी सब आएगा समझ में, सर वर्क क्यों करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, अभी बता रहा हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। मतलब तुम यूनिट मास को इंफिनिटी से ला रहे हो, और यहाँ पे लाके रखने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ मासेस। तो वर्क करना क्यों पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा कि ये वाले मासेस इस यूनिट मास को एक फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे, तो एजेंट को भी लगाना पड़ेगा। जब एजेंट फोर्स लगाएगा और मूव करेगा तो वर्क करना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आई। भाई ये तीनों, ये जो अगर सिस्टम है, ये इस पे यूनिट मास पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, तो एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना क्या वो बाद में बताऊंगा। एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा, एजेंट फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेस करेगा तो वर्क करेगा। तो वो जो वर्क उसको करना पड़ा इंफिनिटी से यहां तक लाने में विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी, वो उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट हुआ जूल पर केजी, जूल पर केजी लिख लो।
एक क्वेश्चन लिखो, 2 kg mass is moved from infinity. 2 kg mass is moved from infinity to a point, and the amount of work done is, and the amount of work done is 40 joule without giving any kinetic energy. Find the gravitational potential. टू केजी को लाने का वर्क लिखाया 40 जूल, तो अगर 1 केजी लाया होता तो इतना वर्क करना पड़ता. It is 20 joule per kg. It is 20 joule per kg. Oh sir, simple है, simple. आया समझ में? तो सर अब मुझे बताओ कैसे, क्यों वर्क करना पड़ रहा है. तो सबसे पहले हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मास. बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यार. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मास. ऑफ अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है. यहां पे निकालना है, लेट्स से एट डिस्टेंस आर. यहां निकालना है मुझे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो मेरे को क्या लाना है, मुझे यूनिट मास लाना है. कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है. और क्या नहीं देना है उसको, कोई काइनेटिक एनर्जी. और यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. सपोज करो मैं यहां तक ले आया, इन्फिनिटी से मैं एक्स डिस्टेंस तक ले आया, मैं ले आया, ये यूनिट मास को मैं ले आया. ये वाला मास इस यूनिट मास को बोलो अट्रैक्ट कर रहा होगा कि रिपेल कर रहा होगा, पहले ये बता दो. यहाँ पे जो ये एम है ये 1 यूनिट का है. पहले ये बताओ, ये मास इस यूनिट मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा कि रिपेल कर रहा होगा? जवाब दो ना यार. ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा. कितने फोर्स से करेगा? कितने फोर्स से करेगा? इंटू 1. ऐसे लग रहा होगा ये इस पे. अब अभी मैं बताता हूं, फिर थ्योरी बताऊंगा. इतना बनाओ, चलो पहले जस्ट मेक द डायग्राम. मैं एक स्टेप लिख पाते चलूंगा. मेक द डायग्राम. मेक द डायग्राम फर्स्ट. बना लिया? अरे तुम लोग सुन रहे हो नहीं? हाँ ना तो बोला करो यार. जब बना लो डायग्राम तो बता देना. अरे डायग्राम बना लिया? यस सर. तो क्यों बोलते क्यों नहीं हो फिर? लिखो, आर एम इज टू ब्रिंग, पहले एम वापस लिखें. आर एम इज टू ब्रिंग यूनिट मास from infinity to point P without giving any kinetic energy. Let
the unit mass be at distance x. Let the unit mass be at distance x. The force of attraction, the force of attraction due to m will be the force of attraction due to m will be इतना लिखो, लिख लिया। अब लिखो since no kinetic energy is to be given, since no kinetic energy is to be given to the point mass, since no kinetic energy is to be given to the point mass, the net force on it, the net force on it during the motion should be 0. ये क्या बोल दिया? हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलनी देनी है, तो शुड बी 0. तो इसको हम स्लोली मूव करेंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी ना मिल जाए. तो स्लोली मूव करने में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट लगाना पड़ेगा. तो ये आपका एजेंट का फोर्स हो गया, एजेंट का इस दिशा में बाहर की तरफ. मूव आप अंदर करोगे पर फोर्स बाहर लगाओगे. स्लोली मूव करना है. अरे सर ये देखो, अब सपोज करो ये पेन है, अगर मेरा फोर्स ग्रेविटी के बराबर है, ग्रेविटी के बराबर, तो नेट फोर्स 0 हुआ. नीचे भी ले जा सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ बिना काइनेटिक एनर्जी दिए. ये नहीं कि वो मूव नहीं हो पाएगा, होगा, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी उसकी. तो मैंने क्या लास्ट स्टेटमेंट लिख पाया था? मैंने क्या लिख पाया था लास्ट स्टेटमेंट? द फोर्स ऑफ एजेंट. क्या लिख, कुछ बोलो ना, क्या लिख पाया था? Net force during the motion will be 0. क्यों 0? क्यों? सच दैट इट डज नॉट गेन एनी काइनेटिक. ब्रैकेट में लिखो, such that it does not accelerate, such that it does not accelerate and gain kinetic energy. And gain kinetic energy. हाँ, अब वर्क निकालना है. तो the force of agent gm by x square is variable. देखो ना, वेरिएबल है, x पे डिपेंडेंट है. इज वेरिएबल, x पे डिपेंडेंट है. हाँ सर, वेरिएबल तो है. तो जब आपको याद होगा वेरिएबल फोर्स से जब वर्क निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स से, तो इंटीग्रेशन करके लिखते हैं, ऐसे करके. इतना लिखो पहले, वापस से इतना लिखो.
लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे अब Yes, sir. अब लिख लिया। अब वर्क निकालने की बारी आई। इसको रब कर दिया। ये तो एजेंट का फोर्स है। ये बताओ, इसको मैंने अंदर मूव किया है, ऐसे करके इधर मूव किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस डी एक्स कहलाएगा। सर माइनस क्यों लिख दिया? क्योंकि एक्स डिक्रीज हो रहा है। अब जो वर्क लिखा जाएगा एजेंट के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट से, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स बाहर, डिस्प्लेसमेंट अंदर, एंगल 180 डिग्री, कॉस -1 होता है। एक्स शुरू में कहां से ला रहे हैं? शुरू से क्या था एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू इंफिनिटी से कहां पे लाके रोका मैंने उसको? फाइनली आर पे। यहाँ आर लिमिट लगाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। ये लिखा, x टू द पावर -1, माइनस बाहर निकाला, 1/r। ये लो, ये वर्क आ गया या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। लिखो, पूरा लिखो। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया?
अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये लिख लेना, x माइनस में लगाया था। Yes, sir, लिख लिया। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब इतना आपको वर्क करना पड़ेगा यूनिट मास को लाने के लिए टू दैट पॉइंट। तो तुम भी फॉर्मूला याद कर लो फॉर पॉइंट मास। द फॉर्मूला इज दिस, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट मास का फॉर्मूला बताया, दो सवाल छोटे छोटे करा दूं, फिर रिंग बताऊंगा, फिर शेल बताऊंगा। इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ। निकालो पोटेंशियल। देखो इसके कारण से होगा, इसके कारण से होगा, और इसके कारण से होगा, ये लिख लो। एक और देता हूं, इजी था ना। स्केलर क्वांटिटी है, सीधा हो जाता है, सीधा जुड़ जाता है। सेंटर पे निकालो। पोटेंशियल एट सेंटर। करो करो करो। स्केलर क्वांटिटी सबका, सबके लिए डिस्टेंस सेम है ये, तो सीधा लिखो माइनस जी, ये हुआ 347m, और डायगोनल का हाफ। ठीक है, पॉइंट मास सीख गए। अब हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ रिंग। हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ रिंग, मतलब हाँ, रिंग 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 का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर।
एट सेंटर। तो छोटा पार्ट लो, पहले इसके कारण से निकालो, ये निकाला, इसको इंटीग्रेट करो, स्केलर क्वांटिटी है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आया, डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम हो गया। दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर, लिख लो। सर हाँ बोलो। सर एक बार हेडिंग रिपीट कर देंगे? है हेडिंग रिपीट कर देंगे, हेडिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ रिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ रिंग। सेंटर के लिए निकाल दिया, सेंटर के लिए। लिख लिया? नो सर। है नो सर। लिखो। सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल क्या है? वी वी वी। ओके सर। लिखने का बता देना, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब लिखो एक्सिस, अब इसी में लिखो पोटेंशियल ऑन एक्सिस, पोटेंशियल ऑन एक्सिस, पोटेंशियल ऑन एक्सिस। एक्सिस पे निकालूंगा, एक्सिस पे, या ये ए दूरी पर। तो छोटा सा पार्ट लो जिसका मास है डीएम, डीवी निकालो और ये दूरी लो, इसको इंटीग्रेट करो। लिख लो, ये सब यूज होंगे फॉर्मूले बाद में, आप अलग से कॉपी में लिख लेना। लिख लिया? अब हेडिंग डालो, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, शेल है बस, डेरिवेशन तो है तुम्हारे उसमें नहीं है, स्कोप में। पॉइंट अगर बाहर है तो आप ये फॉर्मूला बनाओ, जैसे एक बेसिक फॉर्मूला पॉइंट मास का होता है। इतना लिखो पहले। सर हाँ सर वो पोटेंशियल ऑन एक्सिस में लिख नहीं पाया, वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इसलिए बोला भी नहीं मैंने। यस सर, बस 2 मिनट।
लिख लिया? नो सर, बस थोड़ा सा बचा है। लिख लिया सर। अब मैंने हेडिंग डलवाई थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ शेल, स्फेरिकल शेल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। बाहर, जब पॉइंट बाहर है, बाहर, तो ये फॉर्मूला जब बाहर है, ये तो बाहर के लिए हो गया, जैसे पॉइंट मास का था। अब ये देखो, ये पॉइंट का है अंदर, ये याद करो, इतना लिखो पहले, फिर बताएंगे। अंदर देखो, अंदर हाँ जी, जी मैं पढ़ा के लगा रहा था, पढ़ा रहा था। हाँ, ग्रेविटेशन। हाँ, तो लिखो पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, potential at all points inside is same as on surface। अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम है टिल सरफेस, लिख लो। जो सरफेस पर है वही अंदर है। ऐसा क्यों हुआ भी वो भी बता देता हूँ ना। ऐसा क्यों था सर, ऐसा क्यों है कि अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस तक सेम है, ऐसा क्यों, लिख समझाता हूँ। चलो अभी उसको छोड़, समझाता हूँ, चलो कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो ये लिख लिया सबने? यस सर। ये बताओ अंदर फील्ड की वैल्यू क्या थी, 0 थी? हाँ सर, एक यस सर। तो अंदर फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 लगाना पड़ेगा। जब जब ये शेल कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो एजेंट को भी क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो, 0। तो जब वो यहां तक लाया, इंफिनिटी से यहां तक लाया, तो उसको जो वर्क करना पड़ा यहां तक लाने में, देखो सरफेस तक लाने में वर्क करना पड़ा इतना, है ना, इतना करना पड़ा। और अंदर ले जाने में क्या वर्क करना पड़ रहा होगा, 0, क्योंकि फोर्स नहीं है। तो यहां तक लाने में वही वर्क है जो सरफेस तक था। इंफिनिटी से सरफेस तक लाया तो इतना वर्क करना पड़ा। अंदर ले जाने में कोई वर्क नहीं, क्योंकि अंदर फोर्स 0 है। तो इसलिए अंदर का हर जगह का पोटेंशियल वही है जो सरफेस तक था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? फिर से बता देता हूं, फिर से बताता हूं, यहाँ देखो। मैं इंफिनिटी से ला रहा हूं और ये सरफेस तक लाया, कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट मास को यहां ले आया। अंदर मैं जानता हूं फोर्स 0 है,
तो अब अगर मैं अंदर यहां से मूव करूंगा और अंदर लेके जाऊंगा, सपोज यहां से यहां लाया, तो इतने पार्ट में तो वर्क 0 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ अंदर फोर्स 0 है। तो यहां तक लाने में वर्क इसके ही बराबर होगा। लिख लो, डायग्राम बना लो। अब देखो, एक दो सवाल कर लेते हैं। दो सवाल करेंगे। शेल, पहले आप पोटेंशियल बताओ मेरे को यहां पर, और दूसरा मुझे बताओ पोटेंशियल यहां पर कितना है, बताओ। करो। ये पॉइंट अंदर है तो फॉर्मूला सीधा ये बनेगा, और ये पॉइंट बाहर है। लिख लिया। बस एक क्वेश्चन और देता हूं कंसेंट्रिक शेल्स को। Mr2m, सबसे पहले एक एक करके चलेंगे। आप डायग्राम बनाओ। कंसेंट्रिक शेल्स, अब मैं पहला बता रहा हूं, रुको। डायग्राम बनाओ। ये पॉइंट दोनों शेल के अंदर है, दोनों। तो देखो, पहले शेल का फॉर्मूला बना। हाँ सर, ये तो ठीक है। दोनों का रेडियस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के भी अंदर है, इसके भी अंदर है। यहां पर, यहां पर, इसके बाहर है, इसके बाहर है, और इसके अंदर है।
और तीसरा केस दोनों शेल्स के बाहर है, तो दोनों शेल से बाहर है तो फिर टोटल मास लेके लिखते हैं। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।